हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। पॉलिटी में जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे उसमें अनुच्छेद 43 तक हमने कवर कर लिए। आज आर्टिकल 44 की बात करते हैं। अनुच्छेद कौन सा है? 44। आर्टिकल 44 ये किसकी बात करता है? यूसीसी की बात करता है। किसकी बात करता है? यूसीसी। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड बोले तो समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता यूनिवर्सल नहीं है, यूनिफॉर्म ही है, ध्यान रखना। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिवर्सल सिविल कोड नहीं है, ध्यान रखना। ठीक, अब ये यूसीसी की जो बात करते हैं इसका मतलब क्या है? समान नागरिक संहिता। पहला क्वेश्चन जो बनता है कि यूसीसी या समान नागरिक संहिता भारत में कहाँ लागू है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आंसर क्या बता दोगे? गोवा। गोवा में लागू है। क्या भारत में यूसीसी लागू है? बताओ, भारत में लागू है? यह भारत में अगर मैं समान नागरिक संहिता की बात करूं तो लगभग 99% केसेज में यूसीसी लागू है। 99% केस ऐसे हैं जिनमें समान नागरिक संहिता लागू है। कुछ केसेज ऐसे हैं जिनमें समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। और ये केस कौन कौन से हैं जिनमें समान नागरिक संहिता लागू नहीं है? ये जैसे मान लो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जितने भी धर्म के लोग हैं, अगर ये चोरी करते हैं समान कानून के तहत सजा मिलेगी। मर्डर करते हैं समान कानून के तहत सजा मिलेगी। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें जो कानून है वो पक्षपात करता है। कौन से हैं? जैसे मान लो मुस्लिमों में विवाह करने के नियम, शादी के नियम, तलाक के नियम, जायदाद के नियम, गोद लेने के नियम, तो ये क्या करते हैं? ये समान नागरिक संहिता का एक तरीके से उल्लंघन करते हैं या इन मामलों में समान नागरिक संहिता नहीं है। अब ये समान नागरिक संहिता ये होनी चाहिए, इस बात पर संविधान सभा में पर्याप्त बहस होती है। जो अल्पसंख्यक लोग थे उन्होंने ये कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करना अभी ठीक नहीं है। देश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। धीरे धीरे जैसे इस देश का विकास होगा इनको हम समान नागरिक संहिता लागू कर देंगे। अब समान नागरिक संहिता लागू करने की बात चल रही है, मुद्दा कभी कभी संसद में उठता है और समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कई बार कह भी चुका है। सुप्रीम कोर्ट क्यों कह चुका है कि जो फैसले जो देते हैं फैसला देने में सबसे ज़्यादा तकलीफ सुप्रीम कोर्ट को होती है। इसमें एक मैं आपको केस बता रहा हूँ। एक केस है अपना सरला मुद्दल का 1995 का केस, जो एक एनजीओ का केस है और इसमें ये सरला मुद्दल है। इसका जो पति है वो हिंदू है, ये जो पति है हिंदू है। 1995 का केस है और इस केस में क्या हुआ कि जिस लड़के ने जिस लड़की से शादी की उसको वो छोड़ देता है और दूसरी शादी करता है। और दूसरी शादी जब वो करता है तो उस समय वो मुस्लिम धर्म अपना लेता है। और जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो जज साहब से कहता है कि मैं जिस धर्म में हूँ उस धर्म में 4-6 शादियाँ की जा सकती हैं। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन दे? तो 1995 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समान नागरिक संहिता देश में लागू होनी चाहिए। सरकार ने नहीं सुना। बात है 1985 की। 1985 में एक केस सुप्रीम कोर्ट जाता है और वो केस का नाम है शाहबानो वर्सेज। इनके जो पति हैं, इनके पति का नाम क्या था? मोहम्मद अहमद खान। इनके नाम से केस सुप्रीम कोर्ट गया। ये केस जाता है 1985 में। और इस केस में हुआ कि ये जो महिला का नाम मैं बता रहा हूँ शाहबानो, इनकी उम्र लगभग 70 साल है, 70-71 साल की महिला है। 5 इनके बच्चे हैं और इनके जो पति हैं ये एडवोकेट हैं, ये तलाक दे देते हैं। अब जैसे ही तलाक दी, अब इस मुस्लिम धर्म में ये भी है कि जैसे
जो भरण पोषण भत्ता है वो इद्दत की अवधि तक दिया जाता है, उसके बाद नहीं दिया जाता। इद्दत की अवधि 90 से 100 दिन की होती है। इसके बाद जो भरण पोषण भत्ता है वो भी ये लोग नहीं देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी कहा कि इन महिलाओं को भी जीवन भर भरण पोषण भत्ता मिलना चाहिए। और उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। 1886 में मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम बनाया और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी इस बात को नहीं माना। लेकिन जो केस हमारा 2017 का है, ये 2017 का जो केस था ये किसके मामले में था? ट्रिपल तलाक के संबंध में, शाहवानों के संबंध में। और इसमें 22 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ट्रिपल तलाक है, ये जो तलाक का बिगड़ा हुआ रूप है इस पर रोक लगनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि ये संविधान के खिलाफ ही नहीं, इनके धर्म के मौलिक सिद्धांतों के भी खिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर इस पर रोक लगा दिया। तो जो कुछ मामले अभी ऐसे हैं जिनमें समान नागरिक संहिता नहीं है, उनमें भी थोड़े बहुत दिनों में लागू हो जाएगी। तो समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद हमारा कौन सा है? 44। और ये कहाँ लागू है? गोवा के अंदर लागू है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो अगले अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल 45। ये क्या कहता है साहब? अनुच्छेद 45 में क्या लिखा हुआ है? हाँ, अनुच्छेद 45 में क्या लिखा हुआ है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा कौन देगा? राज्य देगा। ये बात लिखी है? ये बात लिखी है संविधान में? क्या नहीं लिखी है। फिर क्या लिखा है? ये बात लिखी थी, आज की डेट में ये नहीं है। फिर क्या लिखा है? यहाँ पे जो अब जो लिखा है वो ये लिखा है 6 वर्ष से कम आयु के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्राइमरी शिक्षा व बच्चों की देखभाल राज्य करेगा। यह बात आज की डेट में लिखी हुई है, राज्य करेगा। यानी कि यहाँ पे आज की डेट में जो लिखा है वो प्राइमरी शिक्षा और बच्चों के लिए लिखा है। ये कितनी आयु? 6 से कम वर्ष की आयु के बच्चों के लिए लिखा है। अच्छा, जो 6 से 14 वाला था वो हमने कहाँ पहुंचा दिया? जो यहाँ पे जो पहले लिखा था ये कब लिखा है? वर्तमान में। पहले क्या लिखा था? पहले जो लिखा था 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की देखभाल, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु की निःशुल्क शिक्षा और, हाँ क्या लिखा था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु के निःशुल्क शिक्षा एवं देखभाल। बच्चों की 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों की देखभाल व शिक्षा की व्यवस्था, देखभाल व शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। अब ये जो 6 वर्ष से आज की डेट में क्या लिखा है? 6 से कम वर्ष की आयु के, यानी कि ऐसे बच्चे जिनकी आयु 6 वर्ष से कम है उनकी शिक्षा की व्यवस्था और देखभाल राज्य करेगा। आज की डेट में लिखा है। पहले का क्या लिखा था? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। अब ये निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था या इनकी देखभाल राज्य करेगा, ये बात हमने कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाई? बताओ। हाँ, कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाई थी? 86वें संविधान संशोधन द्वारा।
और 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये बात हमने उठा के कहाँ रख दी, बताओ। 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये 86वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 86वां संविधान संशोधन ये 2002 में हुआ। और ये जो शब्द थे ये उठा के हमने 2002 में कहाँ रख दिए, बताओ। अनुच्छेद कौन सा जोड़ दिया? एक नया आर्टिकल जोड़ दिया, कौन सा? 21A, 21A। और इसको हमने क्या बना दिया? मूल अधिकार बना दिया। इसको हमने क्या बना दिया? मूल अधिकार। अच्छा, एक और हमने संविधान संशोधन किया जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे के आयु को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाएगा अभिभावक। ये बात कहाँ लिखी है? कहाँ लिखी है? 11वां मूल कर्तव्य। और ये कौन से भाग में लिखी है? 51 का में या 51A में। तो 6 से 14 वर्ष, फिर सुन लो, 6 से 14 वर्ष के बच्चे की बारे में 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, इनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। ये बात अनुच्छेद किसमें? 45 में। कब लिखी थी? पहले लिखी थी। कब? 2002 से पहले। और आज की डेट में यहाँ क्या लिखा है? 6 से कम आयु के बच्चों की व्यवस्था, शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था या देखभाल कौन करेगा? राज्य करेगा। जो शब्द यहाँ पहले लिखे थे वो हमने कहाँ पहुंचा दिए? अनुच्छेद 21A में पहुंचा दिए। और अनुच्छेद 21A में पहुंचा के हमने उसको क्या बना दिया? मूल अधिकार बना दिया। ठीक। अच्छा, ये जो व्यवस्था है ये अभिभावक करेगा, गार्जियंस करेगा। इन शब्दों को हमने जो 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य है उसमें जोड़ दिया, जो संविधान के भाग, हाँ कौन सा? 4 का में, 4 का। और आर्टिकल पूछा जाए तो 51 का। इतनी बात क्लियर हो गई? अगला आर्टिकल देखते हैं। अनुच्छेद कौन सा आएगा? 46। ये आर्टिकल 46 में क्या लिखा है? हाँ भाई, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, जो SC के लोग हैं, ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इनके लिए योजनाएं कौन बनाएगा? राज्य। ठीक है। SC, ST, OBC, महिला, बच्चे, इनसे संबंधित योजनाएं राज्य बनाएगा। योजनाएं राज्य बनाएगा। ये बात कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 46 में। अगर मैं आर्टिकल 47 की बात करूं तो 47 किसकी बात करता है? राज्यों के प्राथमिक कर्तव्य की बात करता है, प्राइमरी ड्यूटी की बात करता है। प्राथमिक कर्तव्य। अगर आपसे पूछा जाए राज्य के प्राथमिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 47 में है। और प्राइमरी ड्यूटी राज्य की प्राथमिक कर्तव्य क्या होंगे? जो नागरिक हैं, जो देश के लोग हैं, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, जीवन स्तर को ऊंचा रखने का राज्य प्रयास करेगा। ऊंचा रखने का राज्य प्रयास करेगा। और ये जो पोषाहार है, पोषाहार की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। और यहाँ पे क्या लिखा है कि जो मादक पदार्थों की तस्करी है, एक शब्द और लिख लो, मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाएगा।
मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाएगा। अब मादक पदार्थ क्या होते हैं? शराब क्या है? मादक पदार्थ। इस शराब पर राज्य रोक लगा सकता है और यह बात कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 47 के अंतर्गत लिखी हुई है। अगला देख लेते हैं। ठीक है, मादक पदार्थों पर रोक लगाएगा और स्वास्थ्य का क्या करेगा? सुधार। जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, दवाएं जो आती हैं, ये दवाएं देना राज्य का कर्तव्य है और ये प्राथमिक कर्तव्य है। जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, लोगों के स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, मादक पदार्थों पर रोक लगाना, ये राज्य की क्या है? प्राइमरी ड्यूटी है। इनके बाद देखें तो अनुच्छेद कौन सा आएगा? 48। अब देखो 48 है सो है, जो अनुच्छेद 48 का है, अनुच्छेद 48 ए जिसको बोलें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि दोनों की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट दोनों ही है। अब इनमें किसमें क्या कह रखा है, इनकी बात कर लो। ये हमारा जो संविधान है वो इंसानों के, पुरुषों के, व्यक्तियों के कल्याण की बात करता है, वो तो करता ही है, लेकिन ये जानवरों के कल्याण की भी बात करता है, वनस्पतियों के कल्याण की भी बात करता है। और क्या क्या बात करता है कि राज्य कृषि एवं पशुओं की उन्नत किस्म को पैदा करेगा। यानी कि पैदा करेगा या सुधारेगा, ये लिख लो कि जो राज्य है कृषि एवं पशुओं की उन्नत किस्म में सुधार करेगा। यानी कि जो हाइब्रिड बीज वगैरह हैं, जो खेती वगैरह होती है, उन बीजों में सुधार करने का प्रयास करेगा। और जो पशुओं की किस्में हैं, दुधारू भैंस है, गाय हैं, इनमें उन्नत किस्म लाने का या उन्नत तकनीकी का विकास करेगा या उन्नत किस्मों का विकास करेगा। दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखी है, इसमें उन्नत किस्म पशुओं की, जिससे मतलब किससे? नस्ल सुधार से। ठीक है, ये नस्लों को सुधारेगा। दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखी हुई है, जो राज्य है वो बीफ पर प्रतिबंध लगाएगा। यानी किस पर? गौवध पर प्रतिबंध लगाएगा। स्पष्ट शब्दों में लिखा है, गौवध पर प्रतिबंध लगाएगा, प्रतिबंध लगाएगा। विशेषकर गाय का नाम लिखा है, बाकी और किसी पशु का नाम इस पे नहीं लिखा हुआ है। किस पर प्रतिबंध लगाएगा? गौ पर प्रतिबंध लगाएगा। ये भी कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 48 में। अगर 48 ए में क्या लिखा है? राज्य पर्यावरण के संरक्षण के लिए वनों का संरक्षण और संवर्धन करेगा। पर्यावरण को सुधारने के लिए, यानी पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करेगा। लिख लो 48 ए, इधर लिख दे रहा हूं, अनुच्छेद 48 ए। और इसमें कौन सी बात लिखी है? कौन सी बात लिखी है? पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन व वन्य व तथा लिख लो, तथा वन्य व वन्य जीवों का संरक्षण करेगा। ये बात कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 48। अब देखो, वन और वन्य जीवों का संरक्षण करेगा या इनकी रक्षा करेगा, तो संविधान में लिखने से तो कुछ होगा नहीं। इसके लिए राज्य ने
कुछ नियम बना रखे हैं, अधिनियम बना रखे हैं। और वो अधिनियम कौन कौन से हैं? जैसे राष्ट्रीय वन नीति। ये जो राष्ट्रीय वन नीति है ये कब बनी? राष्ट्रीय वन नीति कब बनी? 1988 में। राष्ट्रीय वन नीति कब बनी? 1988 में। अगर हाथी परियोजना की बात करें तो 1972 में। अगर बाघ परियोजना की बात करें तो 1973 में। ये परियोजनाओं के माध्यम से राज्य वन और वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करेगा। ये बात कहाँ लिखी है? अब 48A है, इसका मतलब इसको बाद में जोड़ा, और बाद में कब जोड़ा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 49। ये कौन सी बात कहता है? आर्टिकल 49 की बात करें तो ये कौन सी बात कहता है? बताओ। जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, वस्तुएं हैं, उनको राज्य संरक्षण प्रदान करेगा। जैसे अपना ताजमहल हो गया, और कोई ऐसा हेरिटेज स्थल हो, मंदिर हो, तो राष्ट्रीय महत्व के जो स्थल हैं, वस्तुएं हैं, उनको जो राज्य है वो संरक्षण प्रदान करेगा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, वस्तुएं और स्थान, हेरिटेज स्थल, इनको राज्य संरक्षण प्रदान करेगा। ये कहाँ लिखा है? जो स्मारक वगैरह हैं, राष्ट्रीय महत्व की वस्तुएं हैं, इनको संरक्षण प्रदान कौन करता है? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ये काम कौन देखता है? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। इसका काम क्या है? इसको हम ASI कहते हैं, ASI। ये जो ASI है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, वस्तुओं और स्थान, इनको संरक्षण प्रदान करता है, या राज्य इनको संरक्षण प्रदान करेगा। ये बात कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 49 के अंदर। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 50, अनुच्छेद 50, अब इसमें कौन सी बात लिखी है भाई साहब? इसमें यह लिखा है कि राज्य न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग करने का प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा? राज्य न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग रखने का प्रयास करेगा। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि न्यायपालिका तो एग्जीक्यूटिव से पहले से अलग है, जुडिशियल एग्जीक्यूटिव से पहले से ही अलग है। इसको अलग करने की बात कहाँ से आ गई? इसको अलग करने की बात आ गई, अंग्रेजों के टाइम से बहुत सारे पद पहले ऐसे हुआ करते थे कि जो एग्जीक्यूटिव पद थे और वो जुडिशियल का भी काम करते थे, हालांकि पार्शियल रूप से करते थे। आज की डेट में देखें तो आज भी ऐसे बहुत सारे पद हैं जो एग्जीक्यूटिव के पद हैं, लेकिन वो आंशिक रूप से न्याय का काम भी करते हैं। जैसे जिसको हम DM बोलते हैं, जिसे हम जिला अधिकारी कहते हैं, उसको हम DM क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास भी मजिस्ट्रेट पावर होती है, वो भी न्याय करता है। जिसको हम SDM कहते हैं, इसका काम क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यपालिका का काम है इसके पद पर, लेकिन ये भी क्या करता है? न्याय करता है। SDM कोर्ट होता है। तो यही कह रहा है कि राज्य न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग रखने का प्रयास करेगा। ये कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 50 में। अपना लास्ट बचा अनुच्छेद 41। ये कौन सी बात कहता है? अनुच्छेद 51 में कौन सी बात लिखी है? बताओ। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देगा।
राज्य राज्य अंतर्राष्ट्रीय हाँ सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देगा। अब बढ़ावा कैसे देगा? ये अंतर्राष्ट्रीय, देखो हमारे भी जितने भी कई सम्मेलन होते हैं जहां मोदी जी जाते हैं, वो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो शांति की बात करते हैं। और मोदी जी नहीं, उससे पहले जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो उन्होंने भी, जब ये देशों का बंटवारा हुआ विश्व में, कुछ देश एक तरफ पहुंचे, कुछ एक देश एक तरफ पहुंचे, जो पूर्व और पश्चिम के देश हुआ करते थे, उस समय भी नेहरू जी ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसे नैम के नाम से जाना जाता है। तो पहले भी हमने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया है। और हमारा जो सिद्धांत है वो एक सिद्धांत दिया था, पंचशील का सिद्धांत, और ये भी किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो हमारी जो पॉलिसी रही है, जो राज्य की जो पॉलिसी होगी वो किस तरह की होगी, वो कहाँ बताया गया? अनुच्छेद 51 में। टाइम है अभी, आगे कुछ बताएं या छोड़ें इसको? बताओ, चलो कल कर लेना, फिर छोड़ो उसको, ठीक है।